कार्तिक वर्मा का क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है जो है इसमें कहा है चार्ज ऑफ प्रोटॉन है इतना 1.6 10 to the minus 19 and that on electron is minus 1.6. Does it mean that electron has a charge 3.2 into 10 to the minus 19 coulomb less than charge of a proton? तो इनका क्वेश्चन है कि प्रोटॉन पे अगर प्लस में 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे अगर माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज है तो क्या प्रोटॉन पे इससे 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम चार्ज ज़्यादा है? जवाब है नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस यहाँ पे जो है सिर्फ नेचर शो करते हैं। नेचर किसका? कि प्रोटॉन का, यानी कि फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज का नेचर और फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज का नेचर अलग अलग होता है। पॉजिटिव चार्ज से हम मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज से हम मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे सिर्फ नेचर के लिए है, मैग्नीट्यूड के लिए नहीं है। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अलग अलग है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि से ज़्यादा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम ज़्यादा चार्ज प्रोटॉन के पास है। दोनों के पास सेम चार्ज है, बस उनका नेचर अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इज देयर एनी लोअर लिमिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर? जी बिल्कुल लोअर लिमिट है, क्योंकि जो चार्ज है फंडामेंटल चार्ज प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का फ्री पार्टिकल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेगेटिव शो करने के लिए नेगेटिव लगा देते हैं, प्रोटॉन का भी इतना ही होता है। तो मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा अगर 1 सेंटीमीटर दूरी पे रखें, और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, और ये फोर्स मिनिमम होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F होगा 9 इंटू 10⁻⁻9, Q1 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 भी इतना ही होगा, और आर स्क्वायर बोले तो 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर। ये वो फोर्स होगा जो मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि फ्री पार्टिकल्स का चार्ज इससे कम नहीं हो सकता। जो भी चार्ज ट्रांसफर होता है वो इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म्स में होता है। मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या तो 2 या 3, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन थ्योरी। या 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, यानी कि इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं हमेशा। आधा इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होता, 3/4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए देयर इज लोअर लिमिट, इससे कम फोर्स नहीं हो सकता। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग इक्वल चार्जेस एंड प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। तो दो पार्टिकल्स हैं ए और बी। पार्टिकल्स हैं कंसीडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग इक्वल चार्जेस एंड प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। द पार्टिकल ए इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स बी। Does the force on B increases as soon as the particle A is displaced? Does the force on particle A increases as soon as it is displaced? दो पार्टिकल A और B हैं जिन पे इक्वल चार्ज है और कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब पार्टिकल A को B की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाता है। देखिए पार्टिकल है और इक्वल चार्ज है, पार्टिकल पे चार्ज है, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो के Q1 Q2 या QA QB अपॉन आर स्क्वायर होगा। अगर केवल पार्टिकल होते हम
ये नहीं कह सकते तो उनके बीच ये फोर्स लगेगा, क्योंकि ये फोर्स चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है। अब जब आप ए को बी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आर की वैल्यू घटेगी, आर की वैल्यू घटेगी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये जो फोर्स होता है ये सेम मैग्नीट्यूड का ए और बी दोनों पे लगता है ना, और अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं तो रिपल्सन होगा फोर्स का। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इस पे लगता है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का वो इक्वल होता है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का। और यही वो मैग्नीट्यूड है जो हमने लिखा है के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर। जब आर घट रहा है तो ऑब्वियसली ये फोर्स बढ़ेगा, तो दोनों पे लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैन ए ग्रेविटेशनल फील्ड बी एडेड वेक्टोरियली टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू गेट ए टोटल फील्ड। जवाब है नो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तरीके से काम करती है, ग्रेविटेशनल फील्ड अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज होता है, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो फोर्स ग्रेविटी वाला ऑन यूनिट मास, इसको आप एक्सेलरेशन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन जी बोलते हो। दो अलग अलग चीजें हैं। इस फोर्स का चार्ज से लेना देना नहीं है, दो मास पार्टिकल पे चार्ज हो या ना हो ये ऐसे सेम लगेगा। इसका मास से लेना देना नहीं है, इसका चार्ज से लेना देना है। तो दो अलग अलग नेचर है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है अलग, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग फंडामेंटल फोर्स है। इसलिए हम दोनों फील्ड्स को अलग अलग ऐड नहीं कर सकते दोनों को। दूसरी चीज दोनों की यूनिट भी तो अलग है, ये वोल्ट पर मीटर है, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या कह सकते हो न्यूटन पर केजी है। तो दोनों की यूनिट अलग अलग है, इसलिए हम नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज ए फोनोग्राफ रिकॉर्ड अट्रैक्ट डस्ट पार्टिकल जस्ट आफ्टर इट इज क्लीन। पहले जमाने में म्यूजिक सिस्टम होता था जिसमें ऐसे एक डिस्क होती थी और यहाँ एक लगा रहता था, ठीक है, और डिस्क घूमती रहती थी, तो ये इसको पढ़ता रहता था रिकॉर्ड को, इसको बोलते थे फोनोग्राफ। तो इसमें क्या होता है कि ये टच कर रहा है, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं तो ये चार्ज हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से ना, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हम बालों में कंघी करते हैं तो कंघी अट्रैक्ट करने लगती है ना, ऐसे ही। तो जब ये चलता रहता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन फोनोग्राफ से हट जाते हैं, तो इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये 10 पार्टिकल्स को सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। फोर्स ऑन चार्ज, अगला सवाल है, ये 5वां सवाल था, अब 6वां सवाल है। Does the force on a charge due to another charge depend on charges present nearby? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो कूलाम्बिक फोर्स होता है के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, तो अगर नियर बाई चार्ज है तो भी ए और बी के बीच, मान लीजिए ए चार्ज है बी चार्ज है, इनके बीच ये फोर्स लग रहा है। अब अगर आप सी रख देंगे तो ए पे नेट फोर्स जो है एफ फोर्स ऑन ए विल बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी हो जाएगा। बट ये तो इतना ही रहेगा, ये तो इतना ही रहने वाला है। तो नेट फोर्स चेंज हो जाता है, बट दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स तो चेंज होता ही नहीं है, आसपास कितने भी चार्ज रख दो। तो इसका जवाब है नो। द फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। इसीलिए तो इसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं ना, क्योंकि दो के बीच ए और बी के बीच का जो है ए और सी से इंडिपेंडेंट है, तभी तो हम सबको अलग अलग ऐड कर सकते हैं। 4-5 लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ईच यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। ओके, 4-5 इंटीजर नहीं है, यस।
पहले किताबों में लिखा रहता था कि 1 कूलॉम पॉजिटिव चार्ज से 4 पाई लाइन ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। अब 4 पाई इंटीजर तो है नहीं, तो कैसे ये लाइन ऑफ फोर्स हो गई? तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता था कि 4 पाई लाइन ऑफ फोर्स नंबर नहीं होती थी, 4 पाई इससे रेडियन होते थे, सॉलिड एंगल। एक चार्ज जो है रखा हुआ है फ्री, तो 4 पाई डायरेक्शन में है, 4 पाई स्टेरेडियन डायरेक्शन में, क्योंकि चारों यूनिफॉर्मली निकालता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो मान सकते हैं इससे 4 पाई स्टेरेडियन में सारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। तो 1 स्टेरेडियन में कितनी लाइन निकलेगी? 1 लाइन। तो हम ये मानते थे यूनिट सॉलिड एंगल में एक लाइन निकलती है। हम क्या मानते थे? यूनिट सॉलिड एंगल में एक फोर्स ऑफ लाइन होती है। अब एक चार्ज तो 4 पाई सॉलिड एंगल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, तो 4 पाई सॉलिड एंगल में 4 पाई फोर्स ऑफ लाइन होगी। यूनिट सॉलिड एंगल में हम मानते थे एक फोर्स ऑफ लाइन या एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, तो क्योंकि चार्ज 4 पाई एंगल में निकालता है तो इसलिए कह दिया गया है कि चार्ज 4 पाई लाइन ऑफ फोर्स निकालता है। ऐसा नहीं है, चार्ज से इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो वो तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, Q2 चार्ज है, उससे 18 लाइनें निकल रही हैं। 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई की वैल्यू हो गई 12 के आसपास, 12-13 मान लीजिए। 4 पाई यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 10 में Q2 से देखिए 18 लाइनें निकल रही हैं। Q2 को 1 कूलॉम भी ले सकते हैं, उसमें डाउट तो है ना, तो उससे 18 लाइनें निकल रही हैं। तो ये जस्ट एक एजम्पशन था, कैलकुलेशन, जिससे कि हम फ्लक्स निकाल सकें, ये कहने का तरीका था। सवाल है, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कट ईच अदर? नहीं कट कर सकते। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। कोई ज़रूरी नहीं है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एकदम पैरेलल ही हो, याद रखिएगा। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी, देखिए दोनों पैरेलल नहीं है। बट क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर ये दो सरफेस हैं कट करेंगे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हुई, इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हुई। ठीक है, तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक ही डायरेक्शन हो सकती है ना, किसी भी एक पॉइंट पे स्पेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। तो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कांट कट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 9, if a charge is placed at rest in an electric field, will its path be along a line of force? Describe the situation when the line of force are straight and when they are curved. इलेक्ट्रिक फोर्स भूल जाइए, क्या मैकेनिक्स में कि चार्ज एक पार्टिकल तो है ही है, उसका मोशन मैकेनिक्स के लॉ से गवर्न होगा। क्या मैकेनिक्स में वेलोसिटी फोर्स के डायरेक्शन में होती है? ठीक है, पाथ मतलब लाइन ऑफ मोशन, पाथ मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन। और फोर्स मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी का। तो क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, ये जरूरी है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं ऐसा? देखिए, अगर पार्टिकल रुका हुआ था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तब तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, मान लिया, एग्री। लेकिन अगर पहले से पार्टिकल जा रहा है, याद करो हम बहुत बार हमने दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी किया है ना। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देंगे तो वो सीधे ऊपर चला जाएगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंटर कर रहा है तो फोर्स जरूर इधर लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपना पाथ कर्व बनाते बनाते निकल भी सकता है, इस प्लेट से चिपक भी सकता है। ठीक है, क्योंकि इस बार इसमें इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये सिंपल मैकेनिकल फैक्ट है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फोर्स का फंडा नहीं लगाना है। ठीक है, जनरल पार्टिकल में अगर पार्टिकल के अंदर इनिशियल वेलोसिटी होती है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल फोर्स की डायरेक्शन में यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मूव करे। एक और बड़ा एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। अगर कोई चार्ज सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लीजिए,
ठीक है। जैसे एटम में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमता रहता है। इस टाइम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन जबकि चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। वह कह रहा है लाइन ऑफ फोर्स, जब लाइन ऑफ फोर्स कर्व होंगी तो भी नहीं फॉलो करेगा। मान लीजिए यहाँ पे रुका हुआ था इलेक्ट्रॉन, इस तरफ चला, अब उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी है, लाइन ऑफ फोर्स कर्व मतलब वो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इस तरफ है। अगले ही पॉइंट पे उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो अब वो लाइन ऑफ फोर्स को फॉलो नहीं करेगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल लाइन ऑफ फोर्स को तभी फॉलो करेगा जब एक तो लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट हो, और दूसरा पार्टिकल इस जो है उस इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की जीरो, यानी पार्टिकल स्टेशनरी रहा हो, तभी फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं फॉलो करेगा। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। ये यहाँ पे Q2 रखा है और ये यहाँ पे Q1 रखा है। Q1 पे 6 लाइनें आके मिल रही हैं, 6 लाइनें आके मिल रही हैं, तो Q1 पे लाइनें आ रही हैं तो Q1 तो नेगेटिव हो गया सर्टेनली, 6 लाइनें मिल रही हैं। और Q2 से 3 6 और 6 लाइन इधर भी बाहर जा रही है, इधर भी और इधर भी, 18 लाइन निकल रही थी Q2 का पॉजिटिव चार्ज। ये लाइन इससे निकल रही थी Q2 से, इससे Q2 पॉजिटिव हुआ, Q1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो रही है, दैट्स व्हाई Q1 इज नेगेटिव। अब रही बात दोनों के मैग्नीट्यूड की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिससे जितनी निकलती हैं उतना होता है। Q2 से कितनी निकल रही है, 3 3 6 3 3 6 3 3 6। Q2 से 18 लाइन निकल रही है, Q1 से 6, तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 6 बाई 18, बोले तो 1:3। Q1 और Q2 का रेशियो 1:3 है। पॉइंट चार्ज इज टेकन फ्रॉम A to B in an electric field. Does the work done by electric field depend on the path of the A से B? A point charge is taken from point A to a point B in an electric field. A से B पे ले गया गया है। Does the work done by electric field depend on the path of charge? नहीं जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन करती है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होती है। आप A से B चाहे सीधे रास्ते से ले जाइए, चाहे घुमावदार रास्ते से ले जाइए, चाहे कहीं से घुमा के ले आइए, वर्क डन तीनों केस में सेम होता है, एक वाइडली नोन फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, it is said that separation between the two charges forming an electric dipole should be small compared to what? जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमने जितने भी डेरिवेशन किए हैं, ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, इनके बीच का डिस्टेंस हमने 2d या d लिया है जो भी, और जो पार्टिकल था उसके सेंटर से दूरी r ली है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है, तो लास्ट में हमने हमेशा अप्रोक्सीमेशन लिया इफ डी ई लेस देन आर। हर फार्मूले के डेरिवेशन में ये एक अप्रोक्सीमेशन लिया गया है। तो ऑब्वियसली ये जो दोनों के बीच का सेपरेशन है, ये जिस पॉइंट पे भी आप उसका इफेक्ट निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, डाइपोल के सेंटर से उसकी दूरी की रिस्पेक्ट में जो है उनका सेपरेशन कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंसुलेटर इज ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज देन बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर? यस, दोनों में सेम होते हैं, ठीक है, पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और इंसुलेटर में सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, इसलिए इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो कंडक्टर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ए चार्ज कॉम इज ब्रॉट नियर ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर it attracts peace. Does the paper becomes charged when the comb is brought near it? देखिए, कॉम पे चार्ज है, नो डाउट,
पर इसके पास जब आप पेपर लाते हैं, पेपर तो न्यूट्रल है, कॉम क्या करता है, कॉम पेपर को अट्रैक्ट करता है, चार्ज इंड्यूस कर देता है, ठीक है। कॉम पे सपोज कि नेगेटिव चार्ज है तो ये पेपर के इस फेस को पॉजिटिव यहाँ इंड्यूस कर देगा और यहाँ नेगेटिव, इसलिए अट्रैक्ट कर लेता है। चार्ज ऑब्जेक्ट्स कैन अट्रैक्ट, पहली चीज अपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट्स, एकदम सही है, क्योंकि जो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को सदा अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्लस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, यस, चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय इंडक्शन। अगर एक पॉजिटिव चार्ज आइटम किसी न्यूट्रल चीज के बगल में रखा जाता है तो ये न्यूट्रल का ये जो फेस है, जो इस पॉजिटिव चार्ज के बगल है, इस पे इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेट इस पे चार्ज 0 रहेगा, बट ये अब अट्रैक्ट करेगा क्योंकि प्लस और माइनस के बीच की दूरी कम है, इस प्लस और प्लस के बीच की दूरी ज़्यादा है, तो इनके बीच रिपल्सन वो कम होगा, इनके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए चार्ज ऑब्जेक्ट जो है अपोजिटली चार्ज ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं और न्यूट्रल को अट्रैक्ट न्यूट्रल को भी कर सकते हैं ड्यू टू इंडक्शन।